अगला हम लोग देख रहे हैं एमपीबीपी का ही क्रम। तो इंटर एच बॉन्ड और इंट्रा एच बॉन्ड में एमपीबीपी का क्रम क्या होता है वो देख रहे हैं। तो हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रा एच बॉन्ड, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में होता है इंटर एच बॉन्ड। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में एच बॉन्ड की जो मात्रा होती है या अमाउंट होता है वो कम होता है, जबकि इंटर या बोले पैरा नाइट्रोफिनॉल में एच बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा होती है। और एच बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इट मीन्स एमपी और बीपी ज़्यादा होती है। अगला अगर हम लोग बात करें आठवां और नौवां एग्जाम्पल की, तो जो आठवां और नौवां एग्जाम्पल है उसमें H2O और OH आयन को लिए हैं। तो जो H2O है वो क्या है, ड्राइपो है, पोलर कंपाउंड है, जबकि OH क्या है, आयन है। तो पोलर और आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल। जबकि अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछे कि एच बॉन्ड और आयन डाइपोल में ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो ज्यादा स्ट्रांग होता है आयन डाइपोल, क्योंकि इसमें पहले से ही आयन बना है जो कि डाइपोल को स्ट्रांग अट्रैक्ट करता है, इसलिए आयन डाइपोल ज्यादा स्ट्रांगली होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कभी भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड और आयन डाइपोल में कंपेरिजन करने को मिले तो सबसे पहले कौन होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आयन डाइपोल से कम स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से यहाँ तक की कहानी खत्म। अगला अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक यौगिक या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। देखना अगला जो है आयनिक बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं आयनिक बंध। जो आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध है इसके निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां वो क्या क्या परिस्थिति है और कैसे है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, बर्न हैबर चक्र को। बर्न हैबर चक्र बताता है कि किस तरह से आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम जो कि कैसा होता है, ठोस, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl2 जो कि कैसा होता है, गैस। तो ये 2 मोल लेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, या इसको एक ही रहने देते हैं, यहाँ पे हाफ कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा NaCl। यानी कि जो NaCl बंध है यानी कि सोडियम और क्लोरीन के मध्य का बंध वो कैसा होता है, आयनिक। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम जो है वो ठोस है, तो इसको सबसे पहले कहाँ हमें कन्वर्ट करना होगा, गैस में। तो सोडियम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, सोडियम गैस में। ठोस से गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि ठोस से सीधे कहाँ चला गया, ये गैस में। तो हमें ऊर्जा देना पड़ेगा, और ऊर्जा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा HSE, यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। यानी कि ठोस को सीधे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, गैस में। अब यहाँ से क्या होगा, सोडियम धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा सोडियम आयन यानी Na+1, और रहेगा कैसा, गैसीय ही। मतलब सोडियम से हम लोगों ने क्या किया,
एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो हमने बताया था किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर हमें जो देना पड़ेगा वो क्या होगा, डेल्टा एच आई ई, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा। अब यहाँ पे ये सोडियम आयन Na+ बन गया। उसी तरह क्लोरीन गैस है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, आयन में। तो इसको यहाँ से ले आते हैं और क्या बन जाएगा ये Cl-। और अगर ये Cl है यानी कि Cl- है, Cl2 है, तो सबसे पहले इसको तो हमें तोड़ना पड़ेगा। Cl2 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना। तो तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि जो Cl2 है इसको तोड़ करके पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, Cl में। जब तक ये Cl2 टूट के Cl में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारा बंध नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 2 मोल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जो Cl2 था ये किसमें हो गया, Cl में। अब ये Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। और किसी तत्व के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा या निष्कासित ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन दोनों ही किस अवस्था में चाहिए, गैसीय में। और दोनों के एक एक परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ से ये बन जाएगा क्या, NaCl। और यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच एल ई, लैटिस एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं जालक ऊर्जा। तो इस तरह से NaCl का निर्माण हो जाता है, अर्थात NaCl या आयनिक यौगिकों के निर्माण के समय जो ऊर्जा रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। यानी आयनिक बंध जब बनेगा तो जालक ऊर्जा निकलेगी। तो किसी भी कंपाउंड में या किसी तत्व में आयनिक यौगिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसे गैसीय अवस्था में लाना जरूरी है। जब दोनों ही परमाणु गैसीय अवस्था में आ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जो आयनिक बंध होता है इसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश का पूर्ण स्थानांतरण होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दान कर दिए जाते हैं और इस तरह से आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा है एल ई को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लैटिस एनर्जी। ई ए यानी यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बीडी मतलब बंध वियोजन ऊर्जा। और एसई मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। आईई मतलब आयनन ऊर्जा। तो इन सभी प्रक्रिया का यूज करके सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिक हुआ। ये समझाता कौन है, बॉर्न हाइबर चक्र। इतना अच्छा आप लोग
देखना आगे हम लोग इसी में अगर बात करें तो डेल्टा एच एफ, एच एफ मतलब निर्माण की ऊष्मा, निर्माण की ऊष्मा या ऊर्जा। तो डेल्टा एच एफ ये कितना होगा, तो इन सभी का जो योग है वही क्या होगा, निर्माण की ऊष्मा यानी कि लैटिस एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका योग क्या है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा एच एस ई प्लस डेल्टा एच आई ई प्लस इधर क्या है डेल्टा एच बी डी ई प्लस डेल्टा एच ई ए। इन सभी का टोटल सम क्या होगा, निर्माण की ऊष्मा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एच एल ई यानी कि जालक ऊर्जा। अब इसमें देखोगे तो ये जो दो ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा और ऊर्ध्वपातक ऊर्जा, मतलब सोडियम ठोस था उसको गैस में बदलने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब कभी ऊर्जा देनी पड़ती है तो प्रोसेस क्या होता है, उष्मा शोषी। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, उष्मा शोषी। इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। और इन दोनों में ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, इसलिए ये क्या होंगे, उष्मा क्षेपी। और जब कभी वो ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो हम लोग निगेटिव लेते हैं, और ये ऊर्जा हमेशा ही निगेटिव ही आती है। तो ये हो गया जालक ऊर्जा या निर्माण के ऊर्जा का मान। तो फिर जालक ऊर्जा कहेंगे किसको, क्या होती है जालक ऊर्जा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल आयनिक यौगिकों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, NaCl कितना है, केवल एक ही मोल है। तो एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण के लिए उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा कितना, जालक ऊर्जा कहलाती है। तो जालक ऊर्जा की परिभाषा लिख लेना। जालक ऊर्जा या उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ब्रैकेट में LE लिख लेना। तो जालक ऊर्जा की परिभाषा लिखना, एक मोल एक मोल एक मोल आयनिक यौगिक, एक मोल आयनिक यौगिक, एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान, एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा
को जालक ऊर्जा कहते हैं। उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा कहते हैं। अथवा करके दूसरा परिभाषा लिख लेना। एक मोल आयनिक यौगिकों को एक मोल आयनिक यौगिकों को एक मोल आयनिक यौगिकों को उसके आयनों में विभक्त करने के लिए उसके आयनों में विभक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा जालक ऊर्जा कहलाती है। दी गई ऊर्जा की मात्रा जालक ऊर्जा कहलाती है। दी गई ऊर्जा की मात्रा जालक ऊर्जा कहलाती है। लिखे। उसके बाद आगे देखना, जो जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, यानी जिस पर जितना ज़्यादा आवेश रहेगा उसका जालक ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग ले लिए KCl और दूसरा ले लिए CaO। इन दोनों में चेक करना चाहते हैं किसकी जालक ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, चार्ज। तो कैल्शियम दूसरे वर्ग का है तो इस पर आवेश क्या आएगा, +2, तो इस पर कितना आ जाएगा, -2। क्लोरीन क्या लेता है हमेशा, -1, तो फास्फोरस क्या लेगा, +1। अब इन पर चार्ज ज़्यादा किस पर है, CaO पर, तो इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, चार्ज के। जिस पर चार्ज जितना ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, LiF, NaF, KF, RBF, CSF। ठीक है, इसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या करें, चार्ज निकाल लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी वर्ग 1 के तत्व हैं और सभी क्या लेते हैं, +1। तो अगर ये लोग +1 लेंगे तो इसको क्या देंगे, -1, +1 -1, +1 और -1, ये भी +1 और इसको -1, +1 -1। देखोगे तो चार्ज सभी में क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ पर सेम हो गया, लेकिन साइज अभी बचा है। देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ही वर्ग के हैं, और हमने बताया था वर्ग में अप टू डाउन या ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर किसी का साइज बताओ बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी कि नहीं घटेगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो ये हो गया लैटिस एनर्जी का क्रम, यानी कि Le क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, LiF, LiCl, LiBr और Li। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चार्ज। तो भाई लिथियम +1 लेगा, इसको -1, +1 -1, +1
-1 और ये भी +1 -1। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे फिर से चार्ज क्या हो गया, सभी में बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं चार्ज क्या हो गया, सेम। बट लिथियम लिथियम तो है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घट जाएगी, तो क्रम क्या आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, चौथे में हम लोग देखते हैं Ca3N2 और एक है CaO। ठीक है, तो Ca3N2 में चार्ज निकालते हैं। इस पर चार्ज कितना आएगा, +2, इस पर कितना आएगा, -3, इस पर कितना आएगा, +2 और इस पर आएगा -2। चार्ज इनके पास कितना हो गया, चार्ज इस बार दोनों के पास अलग अलग है। कैसे पता चला, इसके पास चार्ज कितना है 6, इसका चार्ज कितना है 4, यानी कि जो आवेश है उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, चिन्ह से मतलब नहीं है प्लस है या माइनस है, सीधे मल्टीप्लाई करना है। या वैसे भी कर सकते हो, कैल्शियम पर आवेश कितना है, +2, 1 पर +2 है तो 3 पर कितना आएगा, 6। या नाइट्रोजन पर आवेश कितना है, -3, तो 1 पर -3 है तो 2 पर कितना हो जाएगा, 6। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आवेश कितना है, 6। वैसे नहीं करना, डायरेक्ट इसका इससे गुणा कर दो, हमें चिन्ह से मतलब नहीं है कि माइनस है या प्लस। 3 दूना 6, 2 दूना 4। ऊपर में ऐसा नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ऊपर में डायरेक्ट हमें दिख रहा था कि चार्ज बराबर है या चार्ज अधिक है। जैसे इसी को देखोगे, इस पर +1 चार्ज है, इधर पर +2, डायरेक्ट दिख रहा है चार्ज अधिक है। लेकिन यहाँ पर अब हमें पता नहीं चल रहा है कि किसका चार्ज अधिक होगा, किसका कम होगा। तो अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका चार्ज 6 है, इसका चार्ज 4 है। तो यहाँ पर फिर से वही कहानी, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, या हम लोग बोल सकते हैं चार्ज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। और चार्ज ज़्यादा किसका है, Ca3N2 का, इसलिए उसका लैटिस एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हिंदी में बोलते हैं समरूपता। हिंदी में बोलते हैं समरूपता। आइसोमॉर्फिज्म हिंदी में बोलते हैं समरूपता। इसकी परिभाषा लिख लेना, ऐसे आयनिक यौगिक, ऐसे आयनिक यौगिक जिनकी क्रिस्टलीय संरचना समान हो, ऐसे आयनिक यौगिक जिनकी क्रिस्टलीय संरचना समान हो, या इनमें उपस्थित आयनों की संख्या समान हो, या इनमें उपस्थित आयनों की संख्या समान हो, या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे समरूप यौगिक कहते हैं, उसे
समरूप यौगिक कहते हैं तथा यह गुण समरूपता कहलाती है। तथा यह गुण समरूपता कहलाती है। लिख चुके? तो चलो देख लेते हैं क्या होता है समरूपता। समरूपता या इसे क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो देखना समरूपता की वो परिभाषा क्या बोला है तुम्हें, वो बोलता है कि यौगिक या आयन की क्या होनी चाहिए, क्रिस्टलीय संरचना या आयन की संख्या या आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इनमें से कोई भी गुण मिल जाए तो वो सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, समरूप। वो सब क्या कहलाएंगे, समरूप। तो उसने तीन चीज बताया कि या कि क्रिस्टलीय संरचना समान हो जाए, या आयन की संख्या समान हो जाए, या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान होती है तो वो सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, समरूप। और इस गुण को क्या बोलते हैं, समरूपता। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल देखना, नंबर फर्स्ट NaF और दूसरा MgO, ठीक है। तो देखना NaF की अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरह से टूटेगा, इस तरीके से Na+ और इधर F-। और ये कैसे टूटेगा, Mg+2 और O-2। अब देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 1+ आ गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा कितना इसमें इलेक्ट्रॉन, 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 लेकिन है माइनस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। आयन कितने हैं NaF में, दो ही तो आयन है, एक सोडियम आयन और एक फ्लोराइड आयन, यानी आयन की संख्या कितनी है, आयन की संख्या वो है 2, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, 2 चले गए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 आ गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। आयन कितने हैं, एक मैग्नीशियम आयन है और एक ऑक्सीजन आयन, ये तो आवेश है ना, ये +2 -2 आवेश है। आयन कितना है, एक ही तो मैग्नीशियम है, यहाँ पे 3, 4, 5 थोड़ी लिखा है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन, तो आयन की संख्या कितनी है, आयन की संख्या 2 है, एक है मैग्नीशियम आयन और एक है ऑक्साइड आयन है? तो फिर 3 हो जाता ना, 2 इसका और एक ये, तो यहाँ पर आयन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो ये यही तो बोलता है कि क्रिस्टलीय संरचना समान हो, अगर ये नहीं है तो आयन की संख्या कम से कम समान हो, वो भी नहीं है तो जो आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ये आयन बना है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो देखोगे 10-10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 10-10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, आयन 2 इसमें भी है और आयन 2 इसमें भी है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं NaF और MgO दोनों ही क्या हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं समरूपता का, तो K2S जिसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फाइड, K2S को क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फाइड, और दूसरा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इनको अगर देखें तो ये भी क्या होते हैं, समरूप। कैसे होते हैं चेक कर सकते हैं, हमने पहला क्या बोला, K2S
पोटेशियम सल्फाइड, और दूसरा क्या है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या करें, इनको तोड़ दें इनके आयंस में। तो पोटेशियम कितना है 2, तो क्या लिख देंगे 2K प्लस का 1, क्योंकि पोटेशियम एक से अधिक आवेश नहीं रखेगा। सल्फर, अगर इसके पास आवेश प्लस का कितना है 2, क्योंकि भाई एक पोटेशियम पर +1 तो 2 पर कितना आएगा प्लस का 2, तो इसको कितना देगा माइनस का 2। इसको भी ब्रेक कर देते हैं, तो ये क्या ले लेगा Ca प्लस का 2, और ये क्या लेगा 2Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन -1 लेता है, लेकिन है कितने क्लोरीन 2, इसलिए हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर पोटेशियम कितने थे 2, तो 2 पोटेशियम आवेश कितना लेता है +1। अब यहाँ पर देखोगे तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इनके आयंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक करते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, लेकिन प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यानी दान कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने बचे 18। तो पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 2 आ गया, तो अब इसके पास कितना बचा 18। उसी तरह कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन 2 दान कर दिया, तो कितना बचा 18। और क्लोरीन का 17 होता है, 1 आ गया, तो कितना हो गया 18। यानी इनका जो आयन है इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में बराबर है, कितना है 18 18। आयन कितने बनते हैं, तो देखोगे 2 पोटेशियम आयन है और 1 सल्फाइड, तो कुल आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, आयन की संख्या 3 हो जाएगी। आयन की संख्या कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 कौन है पोटेशियम और 1 कौन है सल्फाइड। उसी तरह इसमें आयन की संख्या देखते हैं, तो इसमें आयन की संख्या, तो आयन की संख्या इसमें भी कितनी हो जाएगी 3। कैसे, 2 क्लोराइड आयन है और 1 कैल्शियम आयन है, तो आयन की संख्या क्या हो गई 3। तो हमारा परिभाषा यही तो बोलता है, या संरचना समान कर दो, या आयन की संख्या समान कर दो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कर दो। तो यहाँ पर आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या है समान है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि K2S और CaCl2 दोनों ही क्या हैं समरूप हैं। क्या हैं समरूप हैं। या करके इसीलिए लिखा गया है कि तीनों में से कोई एक हो। चलो हम लोग समरूपता का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हमारे पास है ZnSO4.7H2O, दूसरा है MgSO4.7H2O, अगला FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O। इनका जो जनरल या सामान्य सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा MsO4.7H2O। M की जगह चेंज करते जाओ, Zn लिख दो, Mg लिख दो, Fe लिख दो, Cu लिख दो, ऐसा सब चेंज करते जाओ तो ये अलग अलग मिलते जाएंगे। तो अगर हम लोग इन तीनों की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा, इसको बोलते हैं हरा थोथा, और इसको तो एप्सम ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफेद थोथा। तो जो
विट्रियोल होते हैं तीन, कौन कौन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों ही अगर इसको केवल छोड़ दें तो ये जो तीनों हैं कौन कौन, व्हाइट, एप्सम और ग्रीन, ये तीनों ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इन सभी का क्रिस्टलीय संरचना समान है। क्या है, ZnSO4 7H2O, MgSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। तो सभी की संरचना कैसी हो गई, एक जैसे। सभी कैसे होते हैं, रंगीन या कलर युक्त होते हैं, इसलिए सभी के सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन ये वाला समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि फार्मूला तो इन्हीं जैसे, लेकिन ये 5H2O है, जबकि इन सभी में क्या है, 7H2O। तो ये तीनों समरूप हैं। इसको इसलिए बता दिए कि ये भी कोई होता है जिसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए इसको बता दिया। यहाँ पर समरूप कौन कौन है, केवल तीन, ZnSO4.7H2O क्या बोलते हैं, सफेद तोता या व्हाइट विट्रियोल। MgSO4 7H2O इसको क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट। और जो तीसरा है FeSO4.7H2O इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल या हरा तोता। सामान्य सूत्र, इसका जो कॉमन फॉर्मूला है या सामान्य सूत्र है, ये क्या होगा, MgSO4.7H2O। कहाँ, तो यहां पर MsO4.7H2O, M को चेंज कर दो, Zn लिख दो, बकवास मत करो, M को चेंज करो, Zn लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 7H2O। M को फिर चेंज कर दो, Mg लिख दो, तो क्या हो जाएगा, MgSO4 7H2O। M को चेंज कर दो, Fe लिख दो, तो क्या हो जाएगा, FeSO4.7H2O। तो ये क्या हो गया, सामान्य सूत्र। M को चेंज करते जाओ, अलग अलग तरह का फार्मूला बनता जाएगा। तो इसमें केवल यही तीनों समरूप होते हैं, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 5H2O, जबकि होना क्या चाहिए, 7H2O, लेकिन 7H2O इसमें नहीं होता। इसका फार्मूला ही यही है, क्या, CuSO4.5H2O। तो जो हमारा CuSO4.5H2O है, ये बस समरूप नहीं है, लेकिन ये तीनों आपस में क्या है, समरूप है, क्योंकि तीनों की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, एक समान होती है, इसलिए ये क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या कर रहे हैं, ये कौन है, ब्लू विट्रियोल, नीला तोता। हम इसमें कुछ डाल रहे हैं, अभी देखना इसका कलर कैसा हो जाएगा। कलर कैसा हो रहा है, हल्का ब्लू हो रहा है। इसको अगर थोड़ा सा और हम चला दें, मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर दें, तो देखना ये पूरा नीला हो जाएगा। हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नीला तोता, यानी कि जो हमने अभी मिलाया था, ये वाला डिब्बा, ये क्या है, ब्लू विट्रियोल या नीला तोता। इसको जो इसका फार्मूला है CuSO4.5H2O, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सेकेंड सल्फेट भी। तो हमने जो इसमें मिलाया वो कौन है, नीला तोता या कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो कॉपर सेकेंड सल्फेट के कारण ही ये कैसा दिख रहा है, पानी नीला, जो कि पहले कैसा था, कलरलेस। ये पहला एग्जाम्पल जो कि ये नीला तोता का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग किसका, ग्रीन वाले का। तो देखना जो ग्रीन वाला है उसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिलाते हैं। तो देखोगे ये अभी पानी तुम्हारा कैसा दिख रहा है, वही नॉर्मल। इस बार हम लोग सॉल्ट नहीं बल्कि लिक्विड लिए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं। पानी देखना कैसा हो रहा है, हल्का हरा। जितना इसमें डालते जाएंगे मिक्स भी करना पड़ेगा, इसे इसी में कर देते हैं। तो ये कैसा होता जा रहा है, हरा हो रहा है। तो ये कौन है, ये तुम्हारा FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रियोल या हरा तोता। तो ये हो गया ग्रीन विट्रियोल और ये हो गया कॉपर सेकेंड सल्फेट या ब्लू विट्रियोल। तो इन दोनों का कलर कैसा होता है, एक का नीला और एक का हरा होता है। तो लेकिन ये दोनों समरूप नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि उसका सूत्र और इसका सूत्र अलग अलग है, लेकिन कलर इसका हरा रहेगा, इसका नीला। इसीलिए इसका जो नाम है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सेकेंड सल्फेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट। तो जो हमने अभी मिलाया था उसके डिब्बे पर क्लियर और स्पष्ट लिखा हुआ है कॉपर सेकेंड सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट, जिसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा। तो कभी कभी तुम्हें हो सकता है ये या ये ना दे करके ऐसा नाम दे दे, तो ये भी वही चीज है, इसी को वो नाम से भी तुम्हें दे सकता है। सेकेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो क्या होता है, प्लस का 2, इसलिए कॉपर सेकेंड सल्फेट बोलते हैं। समझे? है आयनिक यौगिकों की विलेयता। तो आयनिक यौगिकों की विलेयता देख रहे हैं, तो देखना जो आयनिक कंपाउंड होते हैं और दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है? तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में यानी कि H2O या पोलर सॉल्वेंट में विलेय होते हैं या उसमें घुल जाते हैं, विलेय होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय विलायक। और जो कोवेलेंट होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलेय होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय विलायक। तो देखना ये ऐसा क्यों है कि जो कोवेलेंट होते हैं वो अध्रुवी में और जो आयनिक होते हैं वो ध्रुवी में विलेय होते हैं। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो उसी को पसंद करता है। आयनिक यौगिक, जैसे एग्जांपल की बात करें तो आयनिक यौगिक NaCl, इसमें आयन बनेगा Na+ और Cl-। तो इसमें आयन प्लस और माइनस है तो ये उसी में घुलना पसंद करेगा जिसमें प्लस और माइनस आयन मिलते होंगे। उसमें कभी ये घुलना पसंद नहीं करेगा जिसमें प्लस और माइनस आयन नहीं मिलेंगे। तो ये पानी में इजीली घुल जाता है। जैसे तुम लोग नमक डालते हो तो वो पानी में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, आयनिक यौगिक, यानी कि इसमें आयन्स बनते हैं, प्लस माइनस आयन है। उसी तरह H2O कैसा होता है, पोलर या ध्रुवी, यानी इसमें भी पोल बनते हैं, प्लस और माइनस पोल। इसलिए आयनिक यौगिक पानी में या ध्रुवी विलायकों में घुल जाते हैं या विलय हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है उसी में ही घुलेगा। अगर ये इसके पास आयन्स है तो इसके पास भी आयन होंगे, इसीलिए इसमें घुल रहा है। दूसरा देखें कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट जैसे HCl, ठीक है, या हम लोग ले लेते हैं बेंजीन। तो इनमें देखोगे तो आयन नहीं बनता, मतलब इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये सब नहीं आते हैं। तो जब इन पे आयन नहीं बनेगा, यानी कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं आएगा, ये आयनिक यौगिक नहीं है, तो फिर ये उन्हीं में घुलना पसंद करेंगे जिस पर चार्ज या आवेश नहीं होता है, यानी कि जो आयनिक
नहीं होते हैं, यानी अध्रुवीय विलायकों में ये लोग घुलना पसंद करते हैं। तो जो जैसा होता है वो उसी में घुलना पसंद करता है। जो सहसंयोजी यौगिक होंगे वो अध्रुवीय में घुलेंगे, क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। इसलिए जब वो टूटेंगे तो अपना चार्ज किसी को नहीं देना चाहेंगे। जबकि आयनिक यौगिकों में चार्ज पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ट्रांसफर एक से दूसरे पर, यानी कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आवेश चला गया है। लेकिन सहसंयोजी यौगिकों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिकों में आवेश भी नहीं आएगा। जब आवेश नहीं आएगा तो हमें पता है कि अध्रुवीय जो विलायक होते हैं उनमें भी आवेश नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, CCl4, इसमें आवेश नहीं होगा। अगर इसमें आवेश नहीं होगा तो ये लोग, जैसे बेंजीन है, इसमें घुल जाएगा, क्योंकि जैसा ये वैसा ये। इसमें भी आवेश नहीं आएगा, इसमें भी आवेश नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में घुल जाएंगे। और इसमें आवेश है तो इसमें भी आवेश है, तो ये एक दूसरे में घुल जाएंगे। लेकिन इसको कभी इसमें घोल के कोशिश करना, नहीं घुलेगा। या बेंजीन को कभी पानी में घोलना, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, सहसंयोजी, और ये कैसा है, ध्रुवी। या ये कैसा है, आयनिक, और ये कैसा है, अध्रुवी। तो अगर NaCl को CCl4 में घोलोगे नहीं घुलेगा, उसी तरह बेंजीन को H2O में घोलोगे नहीं घुलेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, चार्ज, जबकि इसके पास क्या है, चार्ज। उसी तरह इसके पास है चार्ज और इसके पास नहीं है चार्ज, इसलिए आयनिक कभी भी नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, उसी तरह कभी भी सहसंयोजी पोलर में नहीं घुलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसी में घुलता है, दूसरे में कभी नहीं घुलेगा। तो आयनिक किस में घुलते हैं, पोलर में या पानी में, क्योंकि पानी में कैसा होता है, पोलर या ध्रुवीय होता है, यानी कि इसका म्यू 0 नहीं होता है। कल हम लोग निकाल के देखे थे कि म्यू नॉट इक्वल 0, अगर म्यू 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय है। और इसका हम लोग निकाल के देखे थे, इसका म्यू क्या आया था, 0। तो सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं, अध्रुवी, और अध्रुवी किस में घुलना पसंद करते हैं, अध्रुवी में ही। तो ध्रुवीय यौगिक में कौन घुलेगा, आयनिक, और अध्रुवी में कौन घुलेंगे, सहसंयोजी। मतलब जो यौगिक जैसा होता है वो उसी में घुलना पसंद करता है। समझे? छाप दो। हेडिंग लिखना, आयनिक यौगिकों की विलेयता को, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मन नहीं लग रहा है क्या आज? तो देखना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखना, आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 होते हैं। सबसे पहला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक।
दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, He। हिंदी में बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। हिंदी शॉर्ट में बोलते हैं एली, हिंदी में बोलते हैं जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा किसे कहते हैं ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि एक मोल आयनिक यौगिकों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। तो इसमें जो हम लोग पहला पढ़ेंगे वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक। परावैद्युतांक नहीं, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हेडिंग लिखना परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक, ब्रैकेट में लिख लेना ई आर। इसको ई आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, किससे, ई आर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक को ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं या लिखते हैं। अब क्या होता है परावैद्युत नियतांक, तो लिखना डेफिनेशन, विलायक के कणों की वह क्षमता, विलायक के कणों की वह क्षमता विलायक के कणों की वह क्षमता जो आयनिक यौगिकों में उपस्थित, जो आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनों के मध्य, आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनों के मध्य वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है परावैद्युत नियतांक कहलाता है। देख चुके, तो देखना जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे किसी कंपाउंड को घोल देता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, HF, H2O2, H2SO4 और H2O। तो हमने 4 एग्जांपल लिया, इन चारों का हम लोग देखना चाहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक कितना होता है। तो देखना जो हमने लिया है इन सभी का ई आर, इसका होता है 120, इसका कितना होता है
102, इसका होता है 108 और इसका होता है 80। इसका सॉरी, इसका कितना होता है 120। तो HF का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इनकी तुलना में सबसे ज्यादा है। सभी से ज्यादा नहीं है लेकिन इनकी तुलना में तो ज्यादा ही है। तो अगर देखोगे, सॉरी इसको उल्टा कर दिए, ये 98 और ये 102। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इनका जो ER है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक ज्यादा होता है वो विलायक फिर नहीं होते, वो ऑक्सी कारक हो जाते हैं। और जिनका परावैद्युत नियतांक कम बहुत होता है वो सब क्या होते हैं, अपचायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें देखोगे तो हमारे पास कौन कौन है, HF, दूसरा कौन है H2O2 और तीसरा कौन है H2SO4। तो जो H2SO4 है वो कितना है 102, H2O2 का कितना है 98 और HF का कितना है 120। तो इन सभी का देखोगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, बहुत ज्यादा। इसलिए ये विलायक के जगह किसका काम करते हैं, ऑक्सी कारक का। किसका काम करते हैं, ऑक्सी कारक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है वो सब क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक कम होता है वो सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग। लेकिन जो H2O है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में होता है, इसलिए ये क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक। यानी कि पानी में जनरली देखोगे तो अधिकांश चीजें घुल जाती हैं। यानी कि पानी कैसा हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो पानी में घुल जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसका परावैद्युत नियतांक क्या है, कम है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो सब क्या हो जाएंगे, अपचायक। लेकिन पानी का परावैद्युत नियतांक कितना होता है 80, इसलिए पानी क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी पानी में जनरली हम लोग सभी चीजों को घोल सकते हैं। किसी भी चीज को घोलना हो तो पहले क्या लेते हैं, पानी ही लेते हैं। नमक घोलना हो तो पानी लो, गन्ने का जूस घोलना हो तो पानी लो, आम का जूस घोलना है तो पानी लो, नींबू पानी बनाओ तो पानी लो, पेंट में मिलाना है तो पानी लो। तो जनरली किसी भी चीज में मिलाने के लिए क्या यूज करते हैं, पानी। इसका मतलब पानी सभी के साथ घुल मिल सकता है, इसलिए पानी क्या हो गया, सार्वत्रिक विलायक। हाइड्रेशन एनर्जी, सेकेंड नंबर पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, शॉर्ट में HE, हिंदी में बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी या उसी को बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। लिखना, हाइड्रेशन एनर्जी की परिभाषा एक मोल आयनिक यौगिकों के, एक मोल आयनिक यौगिकों के एक मोल आयनिक यौगिकों के
जल योजन के दौरान 1 मोल आयनिक यौगिकों के जल योजन के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को जल योजन ऊर्जा कहते हैं। उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को जल योजन ऊर्जा कहते हैं। लिख चुके? ऊर्जा है और जलयोजन ऊर्जा, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है? अगर आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। लेकिन बनना कितना चाहिए? केवल 1 मोल। तो वो क्या बोलता है? 1 मोल आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा क्या है? 1 मोल आयनिक यौगिक बनेगा तब ऊर्जा रिलीज होगी। हाइड्रेशन या जलयोजन ऊर्जा क्या बोलती है कि 1 मोल आयनिक यौगिक को क्या कर दो? पानी में घोल दो, यानी कि जलयोजन कर दो। तो अगर 1 मोल आयनिक यौगिक को पानी में घोल दो या जलयोजन कर दो तो जो ऊर्जा निकलेगी उसे क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा। समझे? तो अगर आयनिक यौगिक को बनाना है तो ऊर्जा कौन सी लगेगी? जालक ऊर्जा। और अगर आयनिक यौगिक को घोलना है पानी में तो उसको क्या बोलेंगे? जलयोजन ऊर्जा। नीचे लिखना, HE यानी हाइड्रेशन एनर्जी, HE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती चिन्ह चार्ज बटे साइज। HE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज बटे साइज या आवेश बटे आकार भी लिख सकते हो। चार्ज बटे साइज या आवेश बटे आकार, यानी कि जैसा लैटिस एनर्जी में होता है वैसा ही हाइड्रेशन एनर्जी भी होती है। लैटिस एनर्जी का भी सेम फार्मूला था। क्या? लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज अपॉन साइज, और हाइड्रेशन एनर्जी भी सेम होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज अपॉन साइज। समझे? नहीं? खत्म।